जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और डेफिनेटली तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फेज़ रहा, ये जो हमारा इस फेज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी रहे लेक्चर सीरीज़ की वजह से, बिकॉज मिल नहीं रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ फिर भी अटैच रहे, थैंक यू सो मच फॉर डैट। एंड डेफिनेटली तौर पर एक जेन्युइन इशू था, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। चंद एक स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि खतीजा नाम एक स्टूडेंट है, बिलोंग्स फ्रॉम द बलोचिस्तान साइड। इसी तरह से तारिक फ्रॉम द सिंध साइड, अल्ताफ़ मे बी आल्सो पंजाब एंड समथिंग एल्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइव क्लास के अलावा जो हमारे साथ अटैच हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यार देखो, आपके एरिया में शायद ये सब कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ था। इंटरनेट क्राइसिस एंड व्हाट्सएवर, पीटीए इज फॉर्म्ड एंड पैमरा जो 2002 के अंदर बनी है पाकिस्तान के अंदर, और डेफिनेटली तौर पर उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, सबके लिए ही हुए थे डेफिनेटली तौर पर। सो नाउ इट्स टोटली फाइन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड होप सो आप सब लोग जो हैं, आपके जो डेज़ हैं आपने वो वेस्ट नहीं किए होंगे, मेहनत की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर जो है वो 11 है, सीज़न नंबर 1 है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। और जो आपका एपिसोड नंबर या 12 होगा, डैट वुड बी ऑन द एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, जो कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं। सारे के सारे मैं निकाल के लेकर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और आपका काम क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग इज डैट कि अगर आप लोग ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो इट्स मीन्स डैट कि डेफिनेटली तौर पर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है। अब देखिए, ये वाले लेक्चर्स सीरीज जो है ये डेफिनेटली तौर पर आपको मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेना चाहते हैं, वो जो सेशंस होंगे वो मेरे सेशंस होंगे, डिटेल सेशन होंगे। आपको पता है कि हमारे जो हादी बायोलॉजी 20 है उसके ऊपर कई लाखों में व्यूज़ गए हुए हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो इसी तरह से फिजिक्स के भी आपको वेल डेवलप्ड सीरीज मिलेगी। इफ़ यू वांट दैट देन डेफिनेटली सब्सक्राइब अस, देन डेफिनेटली तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसका सब्सक्रिप्शन है, सस्ता है, मैनेजेबल है, अफोर्डेबल है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, वो आपको मिल सकता है अगर आप लोग हमारे साथ अटैच होते हैं इस नंबर के जरिए से 0302776296 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट मी गिव 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं जरा देख लूँ स्टूडेंट्स को, देन स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे भी ठंड है, काफ़ी ठंड है, बट रूम जो है वो टोटली सिक्योर है, सेफ़ है। सो दैट्स यहाँ पे अपना जो स्टूडियो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसी वजह से आप बाजू भी चल जाता है। सो नो वरीज अबाउट इट। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी, हमारे पास आज जो है डेट इज़ एपिसोड नंबर 11, एपिसोड नंबर 11 एंड सीजन नंबर 1, सीजन नंबर 1। ठीक है, तो बेटा जी आज का जो टॉपिक है उसके ज़रा मैं टाइटल्स लिख दूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 के हमने देखना है आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, आज हमने किस लेवल के ऊपर देखना है, सेल लेवल के ऊपर देखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी मेन हेडिंग है। हमारी कौन सी हेडिंग है, मेन हेडिंग है। इस मेन हेडिंग की आगे एक सब हेडिंग भी बनती है। वो सब हेडिंग क्या बनेगी, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करूंगा ना, तो बेटा ये तो कहाँ से शुरू होता है, ये तो सब अटॉमिक लेवल से शुरू होता है, जो प्रीवियस हमने एपिसोड्स में डिस्कस किया था, राइट। लेकिन आज अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिस हमने लेवल को टारगेट करना है वो हमारे पास है बेटा जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने किसको आज टारगेट करना है, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पोर्शन है बेटा हमने उसको टारगेट करना है। ठीक है जी, अब क्योंकि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन टारगेट करना है, तो इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले पोर्शन में मैं कुछ चीजें जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो चीजें कौन कौन सी हैं उनको जरा देख लेते हैं। नंबर 1 बेटा जी, आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए, मल्टी सेलुलर के बारे में पता होना चाहिए, कॉलोनियल के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर बेटा जी जो लॉन्ग क्वेश्चन एक बार बना हुआ है बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो वो भी आपने इसका मतलब इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। तो इसको जरा स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह आपने खुद बनानी है गाइस, कॉपी निकालो, ठीक है, जल्दी से रजिस्टर लेके बैठ जाओ, अपनी नोट्स जो है उसको तैयार करना शुरू करो। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बेटा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है,
ठीक है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, तो ये आपने याद रखना है कि ये ऐसे सेल्स और ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होती हैं जो सिंगल सेल पर या एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ऑर्गेनिज्म which is made up of सिंगल सेल, जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, आर कॉल्ड, हम उनको ना क्या नाम देते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, अब देखो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हूँ ना, क्योंकि मेरे बहुत सारी बॉडी के सेल्स, मेरी बॉडी तकरीबन 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनी है। आई सेल, ब्रेन सेल, नोज सेल, एयर सेल, बोन सेल, मसल सेल, राइट। तो इट्स मीन्स डैट के अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो मेरी बॉडी के अंदर डाइजेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सांस लेने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक्सक्रीशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सोचने का समझने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, राइट। लेकिन क्या इन सेल्स जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है, क्या इसके अंदर कोई मैकेनिज्म होता है? मतलब क्या इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो क्या रेस्पिरेशन का कोई मैकेनिज्म है? क्या इसमें ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो जानदार आते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्या उसमें डाइजेशन का कोई मैकेनिज्म होता है? क्या उसमें अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें बात करते हैं बेटा जी नर्वस सिस्टम की, तो क्या उसका कोई मैकेनिज्म होता है? या अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर लें, ठीक है, एक्सक्रीशन की, क्या उसका कोई मैकेनिज्म होता है? तो मैं कहूंगा कि इनके अंदर ये जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, डाइजेशन का मतलब खुराक को हजम करना, एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना, तो ये जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मेरे पास और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैक्टीरिया, ठीक है जी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जितने भी मैकेनिज्म होते हैं ना, आपने याद रखना है कि सिंपल मैकेनिज्म के जरिए से होगा। ये जितने भी सारे के सारे फंक्शंस होते हैं ना, ये बेटा जी किस तरह से होंगे? ये सिंपल जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, उन सिंपल मैकेनिज्म्स के जरिए से बेटा जी ये वाले जो काम है ये हो रहे होंगे। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसी तरह से अगर मैं क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बीच में बात लेकर आऊँ, क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल कितने किंगडम है बेटा जी? 5 किंगडम है। वो जो 5 किंगडम है ना, उन 5 किंगडम में आपको पता है कि पहला किंगडम कौन सा होता है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बाद जो दूसरा किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम होता है किंगडम फंजाई। चौथा किंगडम कौन सा होता है? किंगडम प्लांटी। पांचवा किंगडम कौन सा होता है? किंगडम एनिमेलिया। अब इन 5 किंगडम में से आपने याद रखना है कि जो हमारे पास सिर्फ पहला किंगडम है, इस पहले किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी किंगडम हैं, इन तमाम किंगडम्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं। बाकी सबके अंदर कौन से होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि मोनेरा के अंदर सिर्फ कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और बाकी जितने भी किंगडम है, ये जितने भी किंगडम है जो ब्लू डॉट के साथ, सॉरी रेड डॉट के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ, इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ और ऑर्गेनिजम्स की, तो आपने याद रखना है कि इसी के अंदर हमारे पास आएगा अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा एक ऐसा जानदार होता है जिसकी बॉडी की कोई शेप ही नहीं होती, वो अपनी शेप कंटिन्यूसली तौर पर चेंज करता रहता है, इस तरह से ये अमीबा होता है, ठीक है। अब अमीबा को देख लीजिए। अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा में सबसे पहले बाहर की तरफ बेटा जी एक वॉल होती है, उसको हम नाम देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? वही फाइंड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म दो तरह का होता है, एक होता है बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म जो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होता है, ये वाला, ये इसको मूव करने में हेल्प करता है। तो ये बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है जो इसको मूव करने के अंदर हेल्प करता है, इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे एक्टोप्लाज्म का। और जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर ये वाला सेंटर वाला, इसको हम नाम देंगे एंडोप्लाज्म का। इसके अंदर आपको बेटा जी आपने याद रखना है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल फाइंड द न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीज आपने याद रखना है कि अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका जो साइज की बात करें तो 0.25 मिलीमीटर होता है। साइज कितना होता है? 0.25 मिलीमीटर,
ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दो तरह का साइटोप्लाज्म होगा, एक्टोप्लाज्म जो इसको हेल्प करेगा मूव करने में, मतलब अगर इसने इस तरफ मूव करना है ना तो ये अपना जो एक्टोप्लाज्म होगा ना उसको इस तरफ ले आएगा, तो इसकी इस तरह से ये जो चीज होगी ना ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। इसको वैसे कहते हैं तो सूडोपोडिया है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस तरह से जो एक्टोप्लाज्म है वो इसको मूवमेंट में क्या करता है, वो इसको हेल्प करता है। एंडोप्लाज्म जो सेंटर में होता है जहां पर सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद होती हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेलिज जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस होता है, वो भी इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे बेटा जी अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद, अमीबा आ गया, बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। बुक में एक और एग्जांपल हो गई पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम की अगर बात करें तो पैरामीशियम के बारे में आपने क्या याद रखना है, और जोगलेना के बारे में भी। देखो बेटा जी जो पैरामीशियम है ये ना हमारा जो जो शू नहीं होता, जूता होता है, उसी की तरह की ये जानदार होता है इस तरह से। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये आपके पास आ गया कुछ पैरामीशियम। इसकी बॉडी के बाहर की तरफ बहुत छोटे 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 हेयर्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना इनको हम नाम देते हैं सिलिया का। व्हाट वी कॉल इट, हम इसको सिलिया का नाम देते हैं। तो ये आपने याद रखना कि पैरामीशियम में पहली बात इसमें साइटोप्लाज्म होता है, वो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म वाला चक्कर नहीं है। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस दो होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस होता है, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। और बाहर की तरफ बाल होते हैं जिसकी मदद से ये मूव करेगा, उसको नाम देते हैं सिलिया का। तो ये आपने पैरामीशियम के बारे में याद रखना है। नंबर सेकंड हमारे पास बेटा जी जो ऑर्गेनाइजेशन आती है उसको मैं अब स्टडी करता हूँ, दैट्स नेम इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के ऊपर जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको बता दूं कि वो बाद में मैं लेके आऊंगा, जो आपके पास एपिसोड नंबर 12 है ना उसमें लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा ये जो बच्ची है बेटा, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस फॉलो नहीं कर रहा, मतलब मेरे को अभी काम करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होती है फिर वो मुश्किल होती है थोड़ा। अच्छा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर लेते हैं, देखिए बेटा जी अगर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉलोनी। अब मुझे एक क्वेश्चन बच्चे का आया, उसके अंदर सर मेरे को भूल जाता है इसके बारे में, एक एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू ये बनता है कि क्या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है या नहीं होती। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम इसमें कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इसमें होती है कि नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक कॉलोनी है मियाँ कॉलोनी के नाम से। अब जो मियाँ कॉलोनी है, क्या उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे अपना काम खुद नहीं कर रहे, या फिर उन कॉलोनी वालों ने ये किया हुआ है कि कॉलोनी का जो पहला घर है वो सारे घरों की सफाई करेगा, कॉलोनी का जो दूसरा घर है वो बाहर की गलियों की सफाई करेगा, कॉलोनी का जो तीसरा घर है वो सबके लिए खाना पकाएगा, कॉलोनी का जो चौथा घर है वो सबके लिए क्या करेगा, कमा के लेके आएगा। क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं। कॉलोनी में जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, वो हर लोग अपना काम खुद करते हैं। मतलब उनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि आपने काम को डिवाइड कर लिया, ठीक है, अपने काम को डिवाइड कर लिया, ये काम तेरे जिम्मे, ये काम तेरे जिम्मे, ये काम तेरे जिम्मे। क्या ऐसा हुआ कॉलोनी में? कभी नहीं हुआ ना। तो इसी एग्जांपल को माइंड में लेके आओ, तो क्या यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होगी कॉलोनियल में? तो डिवीजन ऑफ लेबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपने याद रखना है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट प्रेजेंट इन दैम। इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो है बेटा नहीं होती। एवरी सेल, ईच सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, ईच सेल इज responsible for its daily activities। हर डेली एक्टिविटीज के लिए ये खुद ही क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो इसकी एग्जांपल में आपने क्या याद रखना है, वॉल वर्क्स। वॉल वर्क्स में आपने याद रखना है कि बेटा जी तकरीबन कहा जाता है कि 60,000 के करीब करीब ना जो सेल्स होती हैं वो एक कॉलोनी बनाते हैं। ये देखो ये वॉल वर्क्स का आ गया एक सेल, वॉल वर्क्स का आ गया एक सेल, ये वॉल वर्क्स का एक सेल आ गया। इसी तरह के कितने सेल्स होंगे, 60,000 सेल्स। तो 60,000 सेल्स से बहुत सारे सेल्स इस तरह से वॉल वर्क्स के अंदर मौजूद होंगे ना, तो उससे क्या बन जाएगी, वॉल वर्क्स की एक कॉलोनी बन जाएगी। अब उस कॉलोनी के अंदर आपने याद रखना है कि ये जो वॉल वर्क्स होता है ये एक एलजी है। अगर ये एलजी है तो डेफिनेटली तौर पर ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका मतलब ये क्या तैयार करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा। अगर ये फूड को प्रिपेयर कर रहा है इसका मतलब ये अपने डेली डिमांड से खुद मीट कर लेगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये ग्रीन कलर में होता है, एलजी होता है, खुराक खुद तैयार करता है, 60,000 मेंबर्स होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है कॉलोनियल डिवीजन के बारे में कि कॉलोनी के अंदर जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे रह रहे होते हैं तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आपने इसको डिफाइन कैसे करना है, व्हेन डिफरेंट सेल्स, व्हेन, ये इसका नोट्स बनाओ यार, लिखो, व्हेन डिफरेंट सेल्स live together but there is no without division of labor, ठीक है,
उसको क्या नाम देंगे, इस्कार्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे। अब मुझे पता है कि कुछ तेज दिमाग बच्चे बैठे हैं मेरे पास, उनका अगला क्वेश्चन मुझसे पता क्या होना है कि सर देखेंगे यहाँ पर आपने कहा कि जब डिफरेंट सेल्स इकट्ठे रहते हैं और उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती तो उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। मान लीजिए अगर डिफरेंट सेल्स इकट्ठे रहें और उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए तो फिर क्या बनेगा भाई, तो फिर मैं आपको बताऊंगा बनेगी खिचड़ी। उस खिचड़ी का नाम क्या होगा, खच खच खिचड़ी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यही बेटा जी बुनियाद बनी है इंसान की इस जिंदगी के ऊपर, जीवन की। समझ में आई बात। तो ये भी आपने चीज याद रखनी है क्योंकि हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, तो ये याद रखने का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे बेस्ट है। इसको बारे में मेरे को एक माइंड में एक शेयर याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखा करो, इस तरह की बातें इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ते वक्त। तो वक़्त से पहले हालातों से लड़ा हूँ मैं, अपनी उम्र से कहीं बड़ा हूँ मैं। तो ये सही फिक्रा जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनके पास नर्वस सिस्टम है जो हालातों से लड़ता है, अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा होता है डेफिनेटली तौर पर, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी तो है ना, इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, राइट ना। चलिए अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने क्या कहना है, मैनी सेल्स कंबाइंस टुगेदर, मैनी सेल्स, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल डेफिनेशन रहेगी, ऑर्गेनिज्म which is made up of, which is made up of different, which is made up of different cells is called multi cellular ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो आपने याद रखना है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट। अगर मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो इसका बेटा जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रस। व्हाट इट्स नेम, इट्स नेम इज ब्रासिका कम्पेस्ट्रस। एमसीक्यूज बनेगा ब्रासिका कम्पेस्ट्रस के ऊपर। एक बात नोट करें कि मैंने सी छोटा लिखा हुआ है कम्पेस्ट्रस का, बी बड़ा लिखा है। इसको लिखने के बाद अंडरलाइन करना लाजमी होता है क्योंकि मैंने ये साइंटिफिक नाम लिखा और हाथ से लिखा है। हाथ से लिखा साइंटिफिक नेम हमेशा क्या होगा, अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इसी तरह से आप इसको लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं आपके। समझ में आ गया। मान लीजिए वो आपको कहते हैं मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ऑप्शन के अंदर वो ऑप्शन ये दे देते हैं ब्रासिका कम्पेस्ट्रस का, लेकिन उसका सी बड़ा कर देते हैं। तो क्या ये सही होगा, तो ये गलत आंसर है क्योंकि सी छोटा ही आएगा। इसी तरह से इसको आपने टेढ़ी लिखाई के अंदर लिखना है। अगर टेढ़ी लिखाई में नहीं लिखा हुआ और हाथ से लिखने के बाद इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, फिर भी ये गलत आंसर कंसिडर किया जाएगा। मस्टर्ड प्लांट जो है, सरसों का जो पौधा है ना, इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं बेटा जी। एक इसके अंदर होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। दूसरे इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, ये आपने याद रखना है कि ये बेटा जी वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। पार्ट्स विच ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव ऑर्गन लिखो यहाँ पे, वेजिटेटिव पार्ट्स मत लिखो, वेजिटेटिव ऑर्गन्स लिख लो। तो हम इसका डेफिनेशन क्या करेंगे, ऑर्गन्स which do not take part in sexual reproduction, उसको आप नाम देंगे वेजिटेटिव पार्ट का। और इसके ऑपोजिट डेफिनेशन किसकी आ जाएगी, सेक्सुअल पार्ट की। सेक्सुअल पार्ट की अगर बात करें तो एमसीक्यूज बनेगा, तो आपने कहना है कि जो सेक्सुअल पार्ट होता है बेटा वो कौन सा होता है, फ्लावर। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स। समझ में आ गया ना। तो रियासत बेटा तुम 9th 10th का दोनों कर रहे हो, तो तुमने ये पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला। ठीक है, वहां पर आपने ये पढ़ा होगा, ये इसी के बारे में है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, दूसरी एग्जांपल हमारे बुक के अंदर जो जिक्र किया गया है वो फ्रॉग के बारे में है। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का पहले साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रेना। अच्छा, जो ये होगी ना आपके पास, ये वीडियो जो है, ये जो लेक्चर है आपके पास, एपिसोड है, इसका बिल्कुल नीचे मैं एक वीडियो का लिंक शेयर ऐड कर दूंगा। उसमें मैंने डायसेक्शन किया हुआ है, ये क्या नाम है इसके यार, राने को फाड़ा है मैंने। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि राने को अगर आप देखना चाहते हो कटा हुआ, फटा हुआ, ठीक है, खुला हुआ, तो आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हो। समझ में आ गया। अच्छा ठीक है,
अब फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में आपने याद रखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें आपने कहना है कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे बेटा जी आपको पार्ट्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे, ये मेंढक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर जो 1 है, जो आपका सीजन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो हमने सीजन नंबर 1 बनाया है वो आपका खत्म हो चुका है। और डेफिनेटली तौर पर ये एपिसोड नंबर 11 था, और 12 जो है एपिसोड के अंदर हम इसका टेस्ट लेंगे, एमसीक्यूज कंडक्ट करेंगे फुल चैप्टर के। तो रेडी कर लो इसको कल तक के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अब आप लोगों की बारी, आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी करिएगा।